चलिए, तो LIC पर सबसे पहले सलाह गौरांग। पहले इनको भी नमन और प्रणाम और अक्षय तृतीया की अनेक अनेक शुभकामनाएं आपको। आ, मुझे याद है आपने हमसे पिछले हफ्ते NMDC के बारे में पूछा था और मैंने तब ये भी कहा था कि और इन्होंने हमारी राय पर उसी प्रकार से आगे कदम लिया है। पूरा बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना था कि इतनी बड़ी पोजीशन किसी एक स्टॉक में या किसी एक क्षेत्र में नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बहुत रखते तो लाजमी होता, लेकिन बेच दिया तो कोई बात नहीं। LIC और कैनरा बैंक पर इनका प्रश्न है और ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि और कहां पर निवेश कर सकते हैं। तो पहले तो LIC और कैनरा बैंक, ये दोनों पर ही मान्यवर हमारी खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। और लंबी अवधि का मतलब होता है कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल। अगर इसी नजरिए से आपने निवेश किया है तो निवेशित रहिए। और कहां पर निवेश करना है? ऊर्जा क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है, सीमेंट क्षेत्र है। आपने कैनरा बैंक तो ले लिया है। बैंकिंग सेक्टर में निजी क्षेत्र की बैंक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो सिटी यूनियन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक है। रक्षा क्षेत्र में आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL जैसी कंपनियां हैं। कोचिन शिपयार्ड है, वहां पर निवेश करते हैं तो बेहतर रहेगा। ऊर्जा उत्पादन में हमें टाटा पावर, NTPC, CSC, JSW एनर्जी जैसी कंपनियां अच्छी लगती हैं। सीमेंट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो दालमिया भारत सीमेंट, रामको सीमेंट। विकल्प बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक बात से थोड़ा बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि ये जो तनाव चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जो आक्रमण करने की परिस्थिति में हम खड़े हैं, उससे बाजार में थोड़ी बहुत निराशा हो सकती है। मैं केवल मात्र छोटी मध्यम अवधि की बात कर रहा हूं। लंबी अवधि के लिए, जैसे मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा कि अगर आप निवेशक हैं तो धीरे धीरे कीजिए। आप निवेश पूरी ताकत लगा करके मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके निवेश शुरू कीजिए और गिरावट में आप जोड़ते जाए। आपको एक विस्तृत राय आपके तमाम स्टॉक्स पर मिलती हुई शुक्रिया। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इंडसइंड बैंक का तमाम बातें हमने रखी, फिलहाल ताज़ा अपडेट क्या है और बाकी चीज़ों से आप लोग भी गुजर रहे होंगे। क्या राय बन रही है आपकी, कैसे देख रहे हैं? देखिए प्रशांत भाई, पहले तो मैं बहुत ही मायूस था जिस प्रकार से ये डेरिवेटिव लॉस का आंकड़ा पहले बाजार को पता चला। अनिवार्य होता अगर इंडसइंड बैंक की मैनेजमेंट इसका स्पष्टीकरण दे देती पहले से और कबूल कर लेती कि हाँ, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं जिसके कारण ये डेरिवेटिव लॉस हमारे सामने खड़ा है। ये नहीं हुआ, बाजार को पता चला, फिर इंडसइंड बैंक की मैनेजमेंट ने अपनी तरीके से तहकीकात की। 3 एक्सटर्नल एजेंसीज को भी लाया गया तहकीकात करने के लिए। फॉरेंसिक एडिट हुई, RBI की तरफ से ऑडिट हुई, वगैरह वगैरह, और पूरी कहानी हमारे सामने। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति थे उन पर मेरा ये मानना है, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, इल्जाम थोपा गया। हालांकि मेरे ख्याल से जो अब हुआ है वो पहले होना चाहिए था। सर्वोच्च स्तर पर जो इस्तीफे आए और नए व्यक्ति का चयन करने का प्रयास हो रहा है, अभी लग रहा है कि आगे जाकर। और एक बात है, ये जो 1950 या 60 करोड़ की जो बात है, उसके कारण नतीजों में असर पड़ने की पूरी पूरी संभावना है, ये होना ही है। और उसका असर शायद पहली तिमाही के नतीजों में भी आपको दिख सकता है। डिस्क्लोजर देना अनिवार्य है यहाँ पर प्रशांत भाई, कि अब ये सब पूरा मामला सुलझता हुआ नजर आए। तो जब काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही इंडसइंड बैंक पर, जब ये मसला आया था, जब ये डेरिवेटिव लॉस का आंकड़ा आया था, तब भी थी और आज के तारीख में है। हमें लग रहा है कि अब यहाँ से सुधार होने की गुंजाइश बहुत बड़ी है। और यूट्यूब से मनोज गंगवार है, अपना सवाल पूछ रहे हैं। और वैसे तो हम जवाब दे चुके हैं रिलायंस पर, लेकिन फिर भी इनका सवाल ले लेते हैं। गौरांग, आप हमारे साथ बने हुए हैं। इन्होंने 1200 के रेट पर खरीदारी कर रखी है, लगभग 400 क्वांटिटी है। नजरिया केवल 6 महीने का ये बोल रहे हैं, लेकिन गौरांग देखिए, मौजूदा परिस्थिति में इस प्रकार की समय सीमा रखना अनिवार्य है, क्योंकि पहले तो अनिश्चितता का वातावरण है। और अगर इनके पास समय सीमा की पाबंदी नहीं है, अगर लंबी अवधि का नजरिया रख सकते हैं। और एक बात ये भी है कविता के 3-6 महीने या 1 साल से कम अगर किसी का नजरिया है तो हम सक्षम नहीं है किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो नतीजों को ध्यान में रखते हुए और जो परिवर्तन आने वाले भविष्य में होगा, खास करके आमदनी में, नतीजों में, कारोबार को लेकर के, नए कारोबार को लेकर के, तो
हमारी खरीदारी की राय है। और मैं आपके चैनल ईटी नाउ स्वदेश के माध्यम के द्वारा आपके दर्शकों को एक नम्र विनंती करना चाहूंगा कि अगर आप छोटी अवधि के लिए कारोबार करते हैं तो बहुत ही सावधानी से आपको कारोबार करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थिति है बाजार में अनिश्चितता का वातावरण बिल्कुल आ सकता है। ये है राय, और इसके साथ ही आपको एहतियात के तौर पर गौरांग सर ने बताया कि इस बाजार में रणनीति क्या रखें। बढ़ते हैं आगे, से बात कर रहे हैं। नमस्कार, दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। जी बताएं, क्या मदद की जाए आपकी? सर जो फाइनेंस का मैंने शेयर लिया हुआ 900 है हमारे पास जी। @305। ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मैं, लेकिन काफी उतार चढ़ाव हो रहा है, तो थोड़ा मुझे इस पे गाइडेंस चाहिए था। भी चाहिए, ऊपरी स्तरों की आपकी खरीदारी है और नुकसान भी यहाँ पर झेल रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं गौरांग सर, लेकिन फिलहाल नुकसान झेल रहे हैं जियो फाइनेंस में। बताइए क्या राय बनेगी? 305 रुपए का भाव जो है उनकी खरीदारी का है। देखिए, लक्ष्यांक के रूप में अगर आप पूछे तो लंबी अवधि के लिए 350 के आसपास का लक्ष्यांक है, और इनके पास एक मौका भी था जब यह अभी मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले 210 तक पहुंच गया था। मेरे ख्याल से उसी दिन के आसपास, उसी समय के आसपास हम हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर थे और हमने ये टिप्पणी करी थी कि जब इसका विभाजन हुआ और इसका मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए एक आधे घंटे का स्पेशल सेशन रखा गया, तो इसकी बुक वैल्यू करीबन 200 के आसपास थी। 260 के ऊपर गया और फिर नीचे के तरफ काफी लंबे समय तक कामकाज करता रहा, और फिर आखिरकार ये 260-275 पे गया और फिर वापस नीचे की तरफ के दायरे। मौजूदा स्तर करीबन 260 के आसपास। यहां पर भी अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो 900 शेयर ये बता रहे हैं इनके पास है। आधी संख्या में यानी कि करीबन 450-500 शेयर्स अगर इनके पास निवेश करने के लिए लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूं प्रशांत भाई, अगर पूंजी है तो पूरी ताकत नहीं, यहाँ पर आप 100-200 शेयर चाहिए तो जोड़ सकते हैं, जिससे आपका जो खरीद का स्तर है पहले वाला वो नीचे आ जाएगा। और अगर क्योंकि अनिश्चितता का वातावरण है, बाजार में गिरावट आती है, और अगर फिर से आपको 220-225 या उसके नीचे जाता हुआ दिखाई देता है 200 के करीब, तो बाकी की संख्या 200 या 250 शेयर आप जोड़ सकते हैं, जिससे कुल मिलाकर के आपकी शेयर की संख्या बढ़ जाएगी पहले तो, और दूसरी सकारात्मक ये होगी कि आपके 305 का जो स्तर है वो करीबन 260 या 280 के आसपास आकर के खड़ा हो जाएगा, जो कि एक सकारात्मक स्तर होगा लंबी अवधि के लिए, क्योंकि लक्ष्यांक 350 के पार के। तो ये है जियो। चलिए, और दर्शकों के सवालों की ओर हम बढ़ते हैं। हमने YouTube के जरिए ऋषभ ने हमें सवाल भेजा है, और PFC लिया हुआ है इन्होंने, और इन्होंने 418 के भाव पे शरण खरीदारी कर रखी है। 15 से 20 दिन के लिए ही इन्होंने स्ट्रिक्टली ये खरीदारी कर रखी है। चार्ट काफी नेगेटिव है, और आज के लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 408 के नीचे आप फास्ट मूव 370 के तरफ देख सकते हैं, तो आप क्लियरली 405 का स्टॉप रखिए। करंटली चार्ट काफी नेगेटिव है, और एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो स्टॉक से निकल जाए। तो यहाँ से निकलने की आपको सलाह जो है वो लेवल्स खास तौर पर आपको बताया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, और YouTube से और भी सवाल हमारे पास आ रहे हैं। नामदेव साहब का पुणे से सवाल लेते हैं। स्विगी पर राय जानना चाहते हैं। क्वांटिटी इनकी 155 है, 125 के भाव पे इन्होंने लिया है, 1 महीने का नजरिया है। गौरांग सर, आप हमारे साथ बने हुए हैं क्या? नहीं। चलिए शरण के पास ही चलते हैं। शरण, बताएं क्या राय बन रही है इस वक्त स्विगी पे, और इनकी बाइंग प्राइस 125 की है। अच्छा खासा मुनाफा इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है अब इस बाजार में सोच रहे होंगे मुनाफा बांध लिया जाए या क्या किया जाए। 1 महीना देना चाहते हैं सिर्फ। प्रशांत सर, मुझे लगता है कुछ मिस्टेक है। स्विगी का रेट 319 है और इनका IPO करीबन 400 के आसपास आया था, तो मुझे लगता है बाइंग में कुछ मिस्टेक है प्राइस में। ठीक है, फिर भी स्विगी कैसा लगता है आपको? ये हम बेहतर करेंगे। कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट लेवल्स पे है। चार्ट में कुछ है नहीं, अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल आपको देखा जाएगा 375 के ऊपर। अभी चार्ट में कुछ नहीं दिख रहा है, और अगर 300 के नीचे जाएगा तो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आ जाएगा स्टॉक में।